पंजाब में किसानों से ज़राए इनकम टैक्स की मद में इजाफी टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दे दी गई। रिवर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने ज़राए इनकम टैक्स की मद में 11 अरब रुपए के इजाफे की सिफारिशात कर दी हैं। हतमी फैसला निगरान हुकूमत करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से पंजाब में किसानों से ज़राई इनकम टैक्स की मद में इजाफी टैक्स वसूल करने की तजवीज़। रिवर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने ज़राई इनकम टैक्स की मद में 11 अरब रुपए के इजाफे की सिफारिशात कर दी। हतमी फैसला निगरान हुकूमत करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से पंजाब में किसानों से ज़राई इनकम टैक्स की मद में इजाफी टैक्स वसूल करने की तजवीज़। रिवर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने ज़राई इनकम टैक्स की मद में 11 अरब रुपए के इजाफे की सिफारिशात कर दी हैं। हतमी फैसला निगरान हुकूमत करेगी। पंजाब के किसानों से इजाफी टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राई इनकम टैक्स पर 13 अरब का टैक्स वसूल करने की सिफारिशात है। रिवर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की जानिब से सिफारिशात की गई हैं। मज़ीद जानते हैं अली रामे से। जी अली, क्या सिफारिशात हैं आइंदा माली साल में ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से बताइएगा। पंजाब में ज़राई इनकम टैक्स के ऊपर जो सिफारिशात आई हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की तरफ से और वो निगरान हुकूमत के सामने भी रखी जाएंगी। उसमें सिफारिशात ये हैं कि आइंदा नए माली साल 2023-24 में 13 अरब रुपए से ज़ायद का जो तखमीना है वो ज़राई इनकम टैक्स की मद में आमदनी हासिल करने का लगाया गया है। अब इस पर हमारे पास जो दस्तावेज़ात है इसमें 5 एकड़ तक 300 रुपये और 12 एकड़ तक 700 रुपये फी एकड़ जो है वो टैक्स वसूल करने की सिफारिशें, जो कि रवा माली साल में 5 से 12 एकड़ तक उसको एग्जेम्प्ट किया गया। अब इससे आगे अगर बात की जाए तो 12 से 25 एकड़ तक 1200 रुपये और इसके साथ ही 25 से 50 एकड़ तक 1500 रुपये फी एकड़ और अबव 50 एकड़ जो है उसमें 2000 रुपये फी एकड़ टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है। और जो बागात हैं बगीचे, वहाँ पर जो किसान अपना काम कर रहे हैं उनसे जो है 5000 फी एकड़ वो टैक्स वसूल करने की सिफारिशात हैं। अगर देखा जाए तो रवा माली साल की निस्बत नए माली साल में 11 अरब रुपए का इजाफी टैक्स वसूल करने की जो है सिफारिशात हैं वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की तरफ से तैयार की गई। अब इस पर हतमी फैसला वो निगरान काबीना करेगी, क्योंकि निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत के सामने जब ये सिफारिशात रखी जाएंगी तो वो फिर काबीना के इजलास में इस पर हतमी फैसला जो है वो करेंगे। लेकिन रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने लाहौर समेत पंजाब भर में जो किसान काश्तकार हैं उन पर टैक्स के इजाफे की तजावीज़ जो है वो दी, जो कि 11 अरब रुपए रवा माली साल के मुताबिक ज़राई इनकम टैक्स में इजाफे पर निगरान हुकूमत हतमी फैसला करेगी। अली रामे हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े बजट से बड़ी उम्मीदें। नए माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश होगा। हुजम 14,000 अरब रुपए से जायद होगा। तनख्वाहों में 20, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। फैसलाबाद के सनतकारों ने भी उम्मीदें बांधी। एनर्जी पर रिलीफ दिया जाएगा, टैक्सेस का बोझ कम किया जाएगा, तजावीज़ पेश की। उनकी मज़ीद क्या तवक्कुआत हैं, इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात भी जानेंगे। अभी आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बड़े बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। नए माली साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश होगा। विफाकी बजट का हजम 14,000 अरब रुपए से जायद होगा। तनख्वाह में 20, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ की गई है। एनर्जी पर रिलीफ दिया जाएगा, टैक्सेस का बोझ भी कम किया जाएगा। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शराज भट्ट से, जो इस वक्त फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत में मौजूद हैं। जी शराज, बताइएगा। देखिए, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि IMF की कड़ी शराइत है और दूसरी जानिब जो है वो मुल्की मईशत इस वक्त जो है वो हिचकोले खा रही है। और ऐसे एक वफाकी बजट पेश करना हुकूमत के लिए बिलाशुबा एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए क्या बजट में आज जो बजट पेश किया जाएगा कौमी असम्बली के इजलास में, उसमें रिलीफ मिलेगा, टैक्सेस के बोझ होंगे। काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बिजनेस फोरम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके साथ साथ साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। कैसे बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री के लिए? देखिए शराज, हमारी जो इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो तो बड़ी ख़राब सिचुएशन है। नो डाउट गवर्नमेंट खुद इस टाइम पे क्रिटिकल हालात में 9200 अरब रुपए का इन्होंने हदफ रखा टैक्स कलेक्शन का। क्या गवर्नमेंट ने साथ ये भी बताया कि 9200 अरब रुपया कलेक्ट करना है तो वो टैक्स नेट में कौन से नए सेक्टर्स ऐड कर रहे हैं और टैक्स की कलेक्शन को मेक श्योर करेंगे वो कि सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये बर्डन डाला जाएगा जिनसे ऑलरेडी टैक्स रेवेन्यू ये कलेक्ट कर रहे हैं। FBR के हाथ में एक फिर तलवार आ गई है कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनसे ये पैसे कलेक्ट करने हैं।
नो डाउट गवर्नमेंट टारगेट सेट कर देती है, लेकिन गवर्नमेंट साथ ये नहीं बताती कि इसको अचीव कैसे करना है, और ये अचीव कैसे होएगा, ये हमारे गर्दनों से तलवारें चला के उसके बाद निकलेगा। और उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट की सिचुएशन है इस टाइम पे, पिछले महीने के 20% एक्सपोर्ट डाउन है, ओवरऑल आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इस टाइम पे 15% डाउन है। नो डाउट जहाँ पे मुश्किल हालात हैं, 37% इन्फ्लेशन है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, महंगाई अपने अरूज पे है, इन हालात में हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना किस तरह मुमकिन होगा? लेवल प्लेइंग फील्ड खिते में नहीं है, हमारे कोई साजगार माहौल नहीं है, कोई सेंटीमेंट इस तरह का नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जुड़ी है, तो जब ये सेंटीमेंट हमारे जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे, जितने मर्जी बजट दे दें तब तक हम ये अपने टारगेट से अचीव नहीं कर सकें। नो डाउट हम मानते हैं कि गवर्नमेंट इस टाइम मुश्किल हालात में, IMF से कर्जा लेना है, लेकिन चंद बिलियन डॉलर के लिए अगर आप पूरी इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तबाह करने के ऊपर हैं कि इस तरह के टैक्स लगा देंगे और उनको रिलीफ नहीं देंगे, तो मेरे अचीव नहीं होंगे। ठीक है, डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। काशिफ ज़ियाद साहब ने जिस तरह बताया अभी बड़े चैलेंजेस हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी बजट से? देखें शराज, बात यह है कि बजट से तवक्कुआत हमें, जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, बड़ी इसमें सिंपल सी बात है। एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री प्ले कर रही है GDP में 17% 18% रोल, और वो पे कर रही है 55% आपका टैक्स, और आपकी सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर ये टोटल मिला लें तो 90% पाकिस्तान का टैक्स दे रहे हैं। जब ये बाकी लोग जो हैं वो क्यों सेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं करते? अगर 1800 अरब रुपए की आमदन है एग्रीकल्चर से, तो उसने पिछले पूरे साल में 4 अरब रुपया टैक्स दिया है। अब बातें खुलकर होंगी, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमने यही काम करना है कि जिसका लाठी है उसकी भैंस वाला सिस्टम है कि जो पार्लियामेंट में है वो भर रहा है, जो बड़ा ज़मींदार है वो भर रहा है, तो ये इंडस्ट्री के लोग, फिर इंडस्ट्री देखें 50% बंद हो गई है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री 40% लोगों को रोज़गार दे रही है। अगर ये आप बंद इस तरह ही करते जाएंगे, इसी पे प्रेशर डालते जाएंगे, और जिस तरह टैक्स इन्होंने अब बढ़ा दिया है, और आपका डेफिसिट का बजट है 7,000 अरब का, जो डेफिसिट का बजट है, आपकी तनख्वाहें देने के लिए, आपके पेंशन देने के लिए लोन लेना पड़ेगा। जब ये गवर्नमेंट को चीज़ें करनी चाहिए, एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना चाहिए, फॉरेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ताकि आए, रेमिटेंस डॉलर का और उसका फ़र्क ओपन मार्केट का कम होना चाहिए, ताकि फॉरेन रेमिटेंस की तादाद ज़्यादा हो। लोगों में गुर्बत की ये हालत हो गई है, जब ये सूरत हाल बनेगी तो कि लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, और ये जब इंडस्ट्री बंद होगी तो फिर किस तरह पॉसिबल है? ये इसलिए फौरी तौर पे ज़रूरत है। और ये फैसिलिटेशन सिर्फ ये नहीं है, एक्सपोर्ट सेक्टर को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए आप कहते हैं बिजली नहीं रेट चेंज हो सकता, तो आप उनको सोलर दें लो रेट्स पे, और उनके साथ साथ उन्हें विंड एनर्जी दें। गवर्नमेंट का काम है टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेंगे, उसका बिजनेस बढ़ेगा, तो वो टैक्स भी ज़्यादा आएगा। अगर उनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, बिजनेस कम होता जाएगा, आप उनके ऊपर अंगूठा रख के कहेंगे टैक्स और दें, तो वो क्या करेगी? वो मर जाएगी। वो कहते हैं काम करने से बेहतर है इसको बंद कर दें। और आप देख लें कितना लोग पाकिस्तान से जा रहा है। वो ये आपने फिगर बताई थी गालिबन 7 या 8 लाख, 10 लाख बंदा पिछले साल में जा चुका है। अगर यही सूरत हाल रही तो इसमें इंडस्ट्री के लोग भी जा रहे हैं, इसमें आपके टेक्निकल लोग भी जा रहे हैं। लोगों ने इंडस्ट्री अपनी शिफ्ट कर ली है मेरे ख्याल में टर्की में। बहुत से लोग टर्की में, दुबई में और बहुत से मुल्कों में लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ये ऑफिस खोल लिए हैं लोगों ने। ये हमें फॉरेन पैरामीटर्स, हमें उनके साथ प्यार से, मोहब्बत से, ये बड़े प्यारे लोग हैं इंडस्ट्री के लोग, इनको लेके चलें। ये बड़ा पिलर है, इसी पिलर के सहारे पूरा पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है, और इसको मजबूत करें, ना कि इसको तोड़ दें। ठीक है, इसको तोड़ दें। डॉक्टर सज्जाद अरशद हमारे साथ मौजूद है, सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के पोल्ट्री के सेक्टर से इनका ताल्लुक है, और उनकी जानिब से हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि ताजर दोस्त, इंडस्ट्रियल दोस्त बजट जो है वो पेश किया जाए, ताकि टैक्सेस का बोझ कम हो, और जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है उनको फैसिलिटेट किया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नए टैक्स गुजारों को तलाश किया जाए, और जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर शामिल हैं उनको फैसिलिटीज दी जाए, ताकि जो टैक्स नेट में नहीं है वो भी दिलचस्पी लें, वो भी रजिस्टर्ड हो, अपने आप को रजिस्टर्ड करें। दिस इज हाउ वी ग्रो। और ये मौक़िफ़ जो है वो इंडस्ट्री की जानिब से, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से पेश किया जा रहा है कि आने वाला जो बजट है जो आज ही अनाउंस किया जाएगा उससे बहुत सारी तवक्कुआत है, क्योंकि इंडस्ट्री इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात से दो चार है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। इस चैलेंजेस के अंदर ये बजट जो है वो ठंडी हवा का झोंका भी हो सकता है, और यही बजट जो है वो एक भारी भरकम वजन भी हो सकता है इंडस्ट्री के ऊपर। तो हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि आज जो बजट पेश किया मौजूदा जाएगा मौसमी हालात में बजट हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
माली साल बजट 2023 और 24 पर टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी एसोसिएशन मैदान में आ गई है और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर गौहर एजाज की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत लिखा गया। टेक्सटाइल सेक्टर को मुसाफकती नर्ख न मिलने पर नुकसान से आगाह कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। माली बजट साल 2023 से 24 पर टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी एसोसिएशन मैदान में आ गई है और इस हवाले से हमें मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से, जो जोनल चेयरमैन नवीद गुलजार के हमरा मौजूद हैं। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से एक खत जो है वो वज़ीर खजाना के नाम लिखा गया है और ग्रुप लीडर गौहर एजाज से खत में ये कहा गया खासतौर पर कि आने वाले बजट के ऊपर जो एक्सपोर्टर्स हैं और खासतौर पर टेक्सटाइल जो हमारी 64% हिस्सा रखती है पाकिस्तानी कुल बरामदात में, उसमें खास रिलीफ और एनर्जी टैरिफ के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि उसको अगर गैस और बिजली की जो सब्सिडी है उसको कंटिन्यूटी या वो बेसिकली हमारा हक है और मुसाबकती जो रेट है उनके ऊपर दिया जाए तो उसके अंदर एक्स्ट्रा टैक्स एक्सपोर्ट बेहतर हो सकती है। नवीद गुलजार साहब मौजूद हैं, जोनल चेयरमैन। नवीद साहब, आपको क्या लगता है कि आइडियाज तो हैं और मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन पॉलिसी और आगे लाहेमल है कोई या उसको मुरतब करना चाहिए? अभी तो फिलहाल जो भी टेक्सटाइल का जो कारोबार है इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो एनर्जी की कॉस्ट का होता है। वो तकरीबन आप समझ लें 50% एनर्जी की कॉस्ट होती है, बाकी 50% बाकी कॉस्ट होती हैं। तो उसमें जो मुतालबा है वो एप्टमा का यही है कि जो एनर्जी की कीमत है वो जो पैसे जैसे पहले 19 रुपये 99 पैसे थी उसको थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाए और जो गैस है वो $9 के ऊपर दी जाए, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और पाकिस्तान की जो दरामदात है उनमें बढ़ने का बहुत ज़्यादा अच्छा चांस होगा। पाकिस्तान की बरामदात बढ़ने का ज़्यादा चांस और खासतौर पर दरामदात के ऊपर तजारती बिल भी इस हवाले से कम होगा क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी पाकिस्तान इसके साथ साथ अपनी नई मंडियां भी तलाश करे और आगे ऑर्डर्स के हवाले से पाकिस्तान की बरामदात बढ़ने का ज्यादा चांस है। मोहम्मद बिलाल डोगर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। जंग में निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम, टोबा रोड की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। महकमा हाईवे की जानिब से खती रकम से टोबा रोड की मुरम्मत की जाएगी। 400 फुट से ज्यादा बड़े पैच लगाए जाएंगे। सड़क को 2 मकामात से 24 इंच तक ऊंचा किया जाएगा। सड़क को 2 मकामात से 24 इंच तक ऊंचा किया जाएगा। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। बिल्कुल, टोबा रोड की भी सुनी गई है। टोबा रोड के ऊपर भी जो है वो मेजर पैच वर्क शुरू हो चुका है। अरबाब आपको दिखा भी सकते हैं कि फिल वक्त जो है वो सड़क की खुदाई का काम का जो है वो आगाज़ किया गया है। लगभग 400 फुट से ज़ायद ये पैच है जिसको उखाड़ कर नए सिरे से बनाया जाएगा और सबसे पहले ये है कि इसको 20 से 24 इंच जो है वो ऊंचा किया जा रहा है, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि सड़क जो है वो उसके ऊपर दोबारा पानी ना शुरू खड़ा हो सके। हमारे साथ शहरी भी मुझसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइए, क्या कहना चाहेंगे, काम शुरू हो गया? जी, हम कहना चाहेंगे कि काम शुरू माशाल्लाह हो गया है। पहले बहुत ही मतलब पानी का निज़ाम अच्छा नहीं था और अब माशाल्लाह ये रोड शुरू हो रहा है। हम मेहरबानी करना चाहते हैं हुकूमत की जो ये बनवा रहे हैं, बहुत ही मेहरबानी है। पहले गट्टा मिट्टी बहुत होती थी और पानी बहुत होती थी, अब माशाल्लाह काम तेज़ी से शुरू हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बड़े अरसे बाद फिर सुनी गई है हुकूमत की जानिब से ये जो इनिशिएटिव या कदम उठाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत मेहरबानी है इनकी कि इन्होंने ये अहम कदम उठाया है। ये इनकी बहुत मेहरबानी, क्योंकि ये तो काफ़ी अर्सा दराज से ही ख़राब पड़ा है और यहाँ से आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे 2-2 फुट पानी हो जाता है, हल्की सी बारिश भी हो जाए तो फिर भी यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। तो ये जिसने भी ये कदम उठाया है उसकी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने यकीनन ये निगरां वज़ीर आला की जानिब से जो है वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि झंग की जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत हो रही है। सड़क को 2 मकामात से 24 इंच तक ऊंचा किया जाएगा। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ रहिएगा। झंग गोजरा रोड की तामीर मंसूबे के दूसरे फेज पर भी काम जारी है। तहसील गोजरा की हदूद में आने वाली 20 किलोमीटर सड़क की कारपेटिंग शुरू कर दी गई है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जंग में गोजरा रोड की तामीर दूसरे फेज पर काम जारी है। गोजरा की हदूद में 20 किलोमीटर सड़क की कारपेटिंग शुरू हो गई है। गोजरा के मुसाफिरों को मोटरवे तक रसाई आसान होगी। गोजरा के मुसाफिरों को मोटरवे तक रसाई आसान होगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान से। जी रमजान, आगाह करें। जी, निगरां हुकूमत जो है वो झंग की महरूमियां और मसाइल हल करने के लिए कोशिश दिखाई दे रही है। पिछले कई सालों से झंग के अंदर कोई भी बड़ा मंसूबा तो छोटे मंसूबे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वही नहीं बिछाया गया था।
ये जंग निगरान हुकूमत की जानिब से एक दूसरा बड़ा अहम जो है वो मंसूबा है, जिसके तहत ना सिर्फ झंग के वासियों को आसानी होगी, गोजरा रोड के मकीनों और गोजरा शहर के मकीनों को झंग आने और मोटरवे जाने में आसानी होगी। इसके दूसरे फेज के ऊपर जो है वो काम जारी है। मजबूरी तौर पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए का मंसूबा है और 20 किलोमीटर जो कि गोजरा की हदूद में ये सड़क आती है उसके ऊपर भी का काम शुरू हो गया है। तवक्को की जा रही है कि 90 करोड़ रुपए के इस फेज के ऊपर भी जो है वो जल्द काम मुकम्मल होगा। झंग में आने वाली 10 किलोमीटर सड़क के ऊपर पहले भी कारपेटिंग जो थी वो जारी थी और इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 अक़साद जो है वो भी इसकी जारी कर दी गई हैं। बाकी बंदा फंड्स भी जो है वो पाइपलाइन में है, तवक्को है जल्द रिलीज होंगे और ये सड़क जो है वो जल्द मुकम्मल होगी। जी, सड़क जो है वो जल्द मुकम्मल होगी। ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिनफ़े नाजुक हो जाएं होशियार, रंग गोरा करने वाली क्रीम जिल्द के लिए मुज़र सेहत करार। रंग गोरा करने वाली क्रीमों से जिल्द कैंसर और एलर्जी जैसी बीमारियों से लाहक हो सकती हैं। WHO की निशानदही पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अलर्ट जारी कर दिया है। WHO की निशानदही पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अज़हदार हुसैन से। जी अज़हदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, WHO की निशानदही पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ड्रग इंस्पेक्टर को मरासला जारी किया गया है, जिसमें सनफ़े नाजुक को जो है वो होशियार किया गया है कि रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें हैं वो उनके लिए मुज़र सेहत हो सकती हैं। कौन कौन सी बीमारियां रंग गोरा करने वाले क्रीमों से जो है वो लाहक हो सकती हैं और ऐसे में ड्रग इंस्पेक्टर अब क्या करने जा रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी ड्रग कंट्रोलर खालिद खालसा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं क्या करना चाह रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बताया है कि हमें महकमा सेहत की तरफ से एक मरासला वसूल हुआ है, जिसमें ये मेंशन किया गया कि WHO ने उसमें जो मरकरी है और लेड की कंटेंट्स हैं ब्यूटी क्रीम्स में ऐड होते हैं। तो जितनी ये रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीराइड और मरकरी इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन का कैंसर हो सकता है और स्किन की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमने अब ये डिसीजन ये हुआ है कि इसकी रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग की जाए। जितनी भी क्रीम्स हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए जाएँ और लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया जाए कि इनमें कोई स्टीराइड या मुज़र सेहत कोई ज़्यादा शामिल नहीं है जो कि स्किन को डैमेज कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर हम इसको सैम्पलिंग करेंगे, जो भी क्रीम्स मिलेंगी, और इस पर एक्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दें, जैसे आपने बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर सैम्पलिंग की जाएगी, तो जिक्र करें कि स्किन का कैंसर तो हो ही रहा है, इसके अलावा और कौन कौन सी है तो मुख्तसर सा बताएं थोड़ा, ताकि इसमें देखें ये जो स्किन एक बहुत सॉफ्ट चीज़ होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उस पर जो केमिकल ऐसे लगे होते हैं, अब क्रीम्स लोग बनाते हैं जिसमें उनको पता भी नहीं होता उसमें क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन फट जाती है, स्किन बर्न हो जाती है, स्किन के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो अक्सर आपने देखा होगा फेस रेड हो गया है लगाने से, तो वो ये होती है एलर्जी काज कर जाती है या उसमें रिएक्शन हो जाता है। तो उसके जब ये रिएक्शन होता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। इलाज है बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे में स्किन एलर्जी, कैंसर और इस समेत दीगर बीमारियाँ जो है वो लाक हो सकती हैं, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर की जानिब से रोजाना की बुनियाद पे जो ब्यूटी क्रीम है उनके अज़हदार हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बगैर नाम मोहर की तस्दीक कबूल करने से इनकार कर दिया। किसी भी ऑफिसर से डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक सिर्फ नाम और ओहदा लिखे हुए स्टैंप से काबिल कबूल होगी। किसी भी ऑफिसर से डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक सिर्फ नाम और ओहदा लिखे हुए स्टैंप से काबिल कबूल होगी। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स की जो तस्दीक करवा कर उम्मीदवार भिजवाते हैं दाखिले के वक्त या कोई भी और सर्विस अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का हासिल करने हैं, तो उसके लिए अब लाजिम करार दे दिया गया है कि जो तस्दीक की गई है उसमें जो ऑफिसर हैं जिससे मजाज अफसरान से अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाई है, उसकी जो मोहर है, उसकी जो स्टैंप है, उसमें उसका नाम और ओहदा होना लाजिम है, क्योंकि अक्सर जगहों पर बगैर नाम के हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस या सिर्फ टीचर के नाम की स्टैंप बनाई गई होती है, जिससे ये मालूम नहीं हो पाता कि ये तस्दीक करने वाला कौन है। तो इसलिए ये बात जो है क्लियर कर दी गई है तमाम तलबा को कि ऐसी स्टैंप से तस्दीक जो कि बगैर नाम के होगी वो नाकाबिल कबूल होगी और तमाम एडमिशन फॉर्म जो कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स मुंसलिक करके भेजेंगे उनको एतराज़ लगाकर जो है पेंडिंग रख दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम स्टूडेंट्स को ये आगाह किया गया है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर भी और नोटिस जो हैं वो रीजनल दफातर में भी लगा दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ
वो स्टैंप से तस्दीक करवाई जाएगी जिसमें टीचर का, मजाज अफसर का नाम और डेजिग्नेशन जो है वो वाज़ेह तौर पर मौजूद हो, ताकि इस बात को इंश्योर बनाया जाए कि तमाम डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करवाए गए हैं वो जेन्युइन हैं और उनमें कोई 2 नंबरी या बोगस डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि बगैर नाम और ओहदा लिखी हुई स्टैंप काबिल कबूल होगी। जहांगीर अशरफ, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। झंग में सूरज ने आंखें दिखाई, दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। शहरी गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए एयर कूलर खरीदने लगे। मार्केटों में एयर कूलर डिमांड में इजाफे के बायस कीमतों में भी इजाफा हो गया है। कीमतों में भी इजाफा हो गया है। आपको बता रहे हैं कि झंग में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है। शहरी गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए एयर कूलर खरीदने लगे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम मजीद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दर्जा हरारत में इजाफा होने के साथ ही शहरी जो है वो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदना शुरू कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर आजकल देखा जाए तो ज़्यादातर एयर कूलर जो है वो ख़रीदे जा रहे हैं, जिसमें 2 एम्पेयर का एयर कूलर है। इसी के साथ सोलर प्लेट और दीगर अशिया ख़रीद कर जो है वो शहरी गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए हरबे अपना रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए मार्केट में एयर कूलर की प्राइस की, तो जूँ ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, मार्केट में एयर कूलर की डिमांड में इजाफा हुआ है, तो इसी के साथ इसके प्राइस में भी खासा इजाफा देखने में आया है। यही कूलर जो है वो आज से तकरीबन 2 माह कबल यहाँ पर मार्केट में 6,000 रुपये में दस्तयाब था, जबकि अब इसकी कीमत 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो गई है। जबकि अगर बात की जाए सोलर प्लेट की कीमत की, तो सोलर प्लेट की कीमत भी जो है वो इजाफे के बाद 12 से 13,000 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह एक वाटर एयर कूलर, सोलर प्लेट और साथ जो है वो इसकी सप्लाई तकरीबन ये 25,000 रुपये में पड़ती हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इन चीज़ों की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह क्या समझते हैं? सर, तांबे के रेट में इजाफा हुआ है और प्लास्टिक की रेट में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इन कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। तो इस वक्त सप्लाई है वो 1,200 रुपये में सेल की जा रही है, और जो सोलर प्लेट है वो 13,000 रुपये में, और एयर कूलर है वो 10,000 में किया जाए। जो मुकम्मल पैकेज है ये 25,000 का है। जी बिल्कुल, मुकम्मल पैकेज 25,000 रुपये में है। मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों में इजाफे के बायस है एयर कूलर की कीमत में भी इजाफा हुआ है। मेरे साथ कोई दुकान कस्टमर मौजूद है। सर बताइएगा, महंगाई का दौर है, किस कदर मुश्किल होता है कूलर ख़रीदना? 2021 में ना 22 में यही प्लेट 6,000 की थी, तो अब जो है ये 12 से लेकर 15,000 तक पहुँच गई है जी। और इस हुकूमत को चाहिए कि वो कुछ रेट घट करे, टैक्स कम करे, आवाम को कोई रिलीफ दे। मैं ये हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुछ नज़रसानी करे, रेट पे टैक्सेस कम लगाए और गरीब आवाम को कोई पैकेज दे। जी बिल्कुल। सर बताइएगा, ख़ास तौर पर जो मुतवस्सित तबका है, एसी खरीदने की उनकी जो है वो सक्कत नहीं है, बिजली के बिल अदा नहीं किए जा सकते। ये एक वाहिद हाल था कि सोलर प्लेट लेकर जो है वो गुजारा कर लेते। ताहम अब जो है वो एयर कूलर की प्राइस में इजाफा हो गया है। एयर कूलर के हवाले से क्या कहेंगे? एयर कूलर तो गरीब आदमी ले सकता है ना जी, बड़े आदमी तो वो तो लेते हैं एसी 2-2 टन के, 3-3 टन के। तो जो गरीब आदमी है उसके लिए चाहिए इसको गवर्नमेंट को कि वो रेट कम करे, टैक्सेस कम लगाए, ताकि दुकानदार भी आसानी से ग्राहक को दे सके। जी बिल्कुल, इनका हुकूमत से मुतालबा है कि टैक्सेस को कम किया जाए, ख़ास तौर पर सोलर प्लेट पर जो टैक्स लगाए गए हैं इनको कम किया जाए। इसी के साथ दीगर जितनी भी अशियाँ हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएँ, ताकि जो मुतवस्सिर तबका है जो एयर कूलर से जो है वो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए इस्तेमाल करता है, वो इससे को जो है वो कम कीमत में ख़रीद सके। ताहम अब झंग में इस टाइम जो एयर कूलर है उसकी कीमत है 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये में है, जबकि सोलर प्लेट की अगर बात की जाए तो 2 एम्पेयर लोहे की कीमतों में इजाफे से कीमतें बढ़ी हैं। वसीम मजीद आते रहने का शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ईद उल अज़हा की तैयारियां जारी हैं। अलाइश दफन करने के लिए डंपिंग साइट पर खंदकें खोदी जाएंगी। 1 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग तकसीम किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से तो ईद उल अज़हा के हवाले से तैयारियां जारी हैं और इस सिलसिले में प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरह से इस ईद पर बेहतर इंतजाम हों। तो इस हवाले से बात करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम साहब बताइएगा क्या प्लान किया गया? ये हमारे प्लान के 3 हिस्से हैं। एक हमारा जो है वो प्री ईद प्लान है,
एक हमारा जो ईद प्लान है और एक हमारा पोस्ट ईद प्लान है। प्री ईद में जो हम जो शहर में जो जानवर आ जाते हैं उसका चारा वगैरह वो उठाएंगे और इंशाल्लाह चांद रात तक हम जो है ना बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट कर देंगे। और जो तमाम मसाजिद हैं जहाँ बड़ी हमारी जो है वो इज्तिमाई जो है वो नमाज ईद होगी किस वजह से सही करेंगे, ये हमारा प्री प्लान है। और ईद के वाले से हम जो है ना वो 1 लाख शॉपिंग बैग तकसीम कर रहे हैं ताकि जो लोगों को आसानी होगी वो अपनी जो लाइशें हैं वो उस बैग में डाल के हमें जमा करवा सकें। दूसरा हमने तकरीबन 1000 गाड़ी का बंदोबस्त किया है तीनों दिनों के लिए ताकि जो ये बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होगा और हमें जो उम्मीद है वो 23,000 टन की उम्मीद है कि 23,000 टन जो जानवरों की लाशें हैं वो प्रोड्यूस की जाएंगी। इसलिए हमने उसके हिसाब से मुताबिक प्लानिंग की और तकरीबन 1000 गाड़ियाँ हमने जो है वो रेंट पे सीख करने ताकि हम वो उसको कवर कर सकें। थर्डली हम जो है वो हर जेडो में उसमें जो है वो जोन में हम अपना कैंप लगा रहे हैं जो कि 40 कैंप्स बनेंगे और ये कैंप्स अवेयरनेस भी फैलाएंगे और साथ साथ जो शिकायत का अदाला भी करेंगे। इसके अलावा 3 मॉडल कैंप्स लोगों की अवेयरनेस के लिए हम डिफरेंट शहर में जो है वो लगाएंगे ताकि लोगों को मज़ीद अवेयर किया जा सके कि कुर्बानी के लाशों को उठाने कैसे लगाना है और सफाई कैसे मेंटेन करनी है। और जो हमारा प्लान है 1 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग तकसीम किए जाएंगे। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला उम्र कैद का कैदी अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी। लाहौर हाईकोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया है। तफसीलात जानेंगे हाशिम वड़ाइद से, जी बताइएगा। हाई कोर्ट की जानिब से मतहत अदालत का फैसला जो है वो कलअदम करार देते हुए उम्र कैद का जो कैदी है उसको रिहा करने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। मुल्ज़म मोहम्मद रियाज जो है इसको 2016 के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते फैसलाबाद तारिक सलीम चौहान इनकी जानिब से जो है वो 1 किलोग्राम से ज़्यादा मंशियात रखने के जुर्म में इसको उम्र कैद और इसके साथ साथ 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा का हुक्म जो है वो दिया गया था। बल्कि इसके साथ साथ जुर्माने की अदम अदायगी पर जो है उसको 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। लेकिन मुल्ज़म की जानिब से 2016 के अंदर जो है वो इस फैसले के खिलाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर की गई थी और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अब इस अपील पर जो फैसला है वो सुनाया गया और फैसले के अंदर ये कहा गया है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना जो केस है वो साबित करने में नाकाम हो चुका है, जिसके बाद मुल्ज़म को शक का फायदा देते हुए जो है वो बरी करने का हुक्म जो है वो दिया गया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है फैसलाबाद उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो सुप्रीटेंडेंट सेंट्रल जेल है उनको एक मरासला भी लिख दिया गया जिसमें के अंदर ये कहा गया है कि अगर ये मुल्ज़म जो है ये किसी और जुर्म के अंदर मतलूब नहीं है तो इसको रिहा किया जाए। 2011 के अंदर एडिशनल सेशन जज तारिक सलीम के फैसले को कल अदम करार दिया गया। हाशिर वड़ाइद से हमें अपडेट करने का शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए बवक्त इंतजाम होंगे। तजावुजात खत्म होंगी, खतरनाक इमारतों का सर्वे कराया जाएगा। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से, जी बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड का इजलास डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में हुआ। अदनान इरशाद ने इसकी सदारत की और ज़िला भर में अगर सूरत हाल होती है सैलाब की तो उस मौके पर क्या इंतजाम किए जाएंगे इस पर उन्होंने ब्रीफिंग भी ली और इंतजाम की हिदायत भी की। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर फराज मुनीर से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि अगर सैलाब की सूरत हाल होती है तो इसके हवाले से हम किस हद तक तैयार हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब ने क्या हिदायत जारी की हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1122 और डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग फ्लड के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ना करे अगर कोई भी फ्लड के अनटूवर्ड सिचुएशन होती है तो डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर है। तमाम डिपार्टमेंट्स की अपनी तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स के इक्विपमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स की रिलीफ एक्टिविटीज़, तमाम डिपार्टमेंट्स के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी सफिशिएंट। फर्दर आज डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड की मीटिंग में भी कुछ चीज़ें सर ने डिस्कस की हैं और तमाम महकमों को हदायत की हैं कि अपनी अपनी चीज़ों को मज़ीद अपग्रेड कर दें। इसके साथ साथ हमारी मॉक एक्सरसाइज भी साथ साथ चल रही हैं। फर्दर इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में हम एक और फ्लड के अपनी मॉक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उधर दरिया पे सर। और बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे 1122 अपनी रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ के साथ साथ बाकी तमाम डिपार्टमेंट के साथ लाइजोन में भी हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़रे सदारत आज जो इजलास हुआ है उसमें तमाम महकमा को तंबीह कर दी गई है कि अपने अपने रिसोर्सेज को अपडेट कर दें। सर आप विजिट भी करते हैं। मुबशर नकवी अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में दारुल अरकम स्कूल पीपल्स कॉलोनी ब्रांच में वालिदैन के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी के जिले अमीर महबूबुज़्ज़मा भट्ट ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं मरियम रजा से, जी मरियम बताइएगा। दारुल अरकम पीपल्स कॉलोनी ब्रांच में जो है यहाँ पर वालिदैन के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया गया जहाँ पर वालिद मोहतरम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तो उसके साथ साथ यहाँ पर गेस्ट ऑफ स्पीकर जो है जमात इस्लामी के ज़िले अमीर जो है महबूबुज़्ज़मा भट्ट की नाम से शिरकत की गई और यहाँ पर वालिदैन को जो है बच्चों की तलीम और तरबियत के हवाले से जो आगाह किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा कि स्कूल की जानिब से वालिदैन की तरबियत जो है उनके बारे में भी कोशिश ये लोग रहते हैं ताकि बच्चों के साथ साथ वालिदैन की भी तरबियत की जा सके।
सर क्या कहेंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है वालिदैन को बच्चों के हवाले से आगाह करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक तो ये दारे अरकम पीपल्स कॉलोनी का ये प्रोग्राम जो वालिदैन के लिए आज रखा गया है, एक तो मैं इस पर उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि ये इंतहाई अहम है, क्योंकि हमारे घर ही हमारे गहवारे हैं, हमारे किले हैं और हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर आज बच्चों की तरबियत करके उनको इस काबिल बना दिया जाए कि वो अखलाकी तौर पर भी और दीगर सलाहियतों के एतबार से भी कारआमद हो जाएं, तो ये मुआशरा बन सकता है। ये एक बेहतरीन पाकिस्तान हम आने वाली नस्ल को दे सकते हैं। तो दारे अरकम की ये काविश बहुत काबिल कदर है। आज यहाँ पर अच्छी एक बड़ी तादाद में वालिदैन ने यहाँ शिरकत की। ख़वातीन नहीं थी, मर्द थे, बाप थे, और उनको जो है वो आज घर की में कैसे बच्चों की तरबियत की जानी चाहिए और ख़ुद कैसे अपने आप को एक मिसाल के तौर पर पेश करना। मरियम रज़ा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।